Hello everyone, my name is Neha Sharma. In today's video, we will discuss about defibrillator, defibrillation and cardioversion. In this video, we will discuss its definition, purpose, indications, contraindications, then mechanism, factors affecting defibrillation, types of defibrillators, then equipments required for the procedure, detailed procedure, and about cardioversion. So, one by one, we will discuss about all these points. So basically अगर हम जाने तो डिफिब्रिलेटर क्या है. सो बेसिकली डिफिब्रिलेटर एक मेडिकल डिवाइस और मेडिकल इक्विपमेंट है दैट इज यूज्ड टू डिलीवर शॉक. जो किस लिए यूज होता है? शॉक डिलीवर करने के लिए इन द पेशेंट हु इज हैविंग एबनॉर्मल हार्ट रिदम. अगर सिंपल शब्दों में जाने तो डिफिब्रिलेटर एक मेडिकल डिवाइस है जिसका यूज शॉक देने के लिए होता है उन पेशेंट्स में जिनमें एबनॉर्मल हार्ट रिदम होती है. मतलब जिन पेशेंट्स को कार्डियक रिथमियास लाइक वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया ये चीज होती है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम पेशेंट को शॉक देते हैं, शॉक देने से जो एबनॉर्मल रिदम होती है वो किस में चेंज हो जाती है? नॉर्मल हार्ट रिदम में चेंज हो जाती है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफिब्रिलेशन. डिवाइस जो यूज होता है डिफिब्रिलेशन के लिए उसको हम क्या कहते हैं? डिफिब्रिलेटर. और इस पूरे प्रोसेस को शॉक देना और एबनॉर्मल रिदम को नॉर्मल रिदम में चेंज करने को हम कह देते हैं डिफिब्रिलेशन. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ defibrillation, defibrillator and cardioversion. Okay, so defibrillation is a process in which an electronic device sends an electric shock to the heart to stop an extremely rapid irregular heartbeat and restore the normal heart rhythm. तो बेसिकली क्या होता है, डिफिब्रिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं. उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम क्या कह देते हैं? डिफिब्रिलेटर. उसके थ्रू हम क्या करते हैं? पेशेंट को शॉक देते हैं. शॉक कैसे देंगे? जो हार्ट है वहां पर हम क्या करेंगे? शॉक देंगे, जिससे क्या होगा, जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम है वो नॉर्मल साइनस रिदम में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. हम ठीक है, तो ये कैसे होता है कि जैसे ही आप शॉक देंगे, शॉक देने के बाद क्या होगा, जो हमारा हार्ट की एबनॉर्मल रिदम थी वो क्या हो जाएगी? स्टॉप कर जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी. ठीक है, जैसे ही वो स्टॉप होगी तो क्या होगा, जो हमारे हार्ट का जो पेस मेकर है वो नॉर्मल रिदम को क्या कर लेगा? रिस्टोर कर लेगा. रिस्टोर फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो मोबाइल हैंग हो जाता है तब आप क्या करते हो? उसको रिबूट करते हो, दोबारा से रीस्टार्ट करते हो ताकि वो अच्छे से काम करे. ठीक उसी प्रकार जब आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करता है तो हम उसको शॉक देके क्या करते हैं? रिस्टोर, रीबूट करते हैं कि ताकि वो फिर से नॉर्मली अच्छे से फंक्शन कर पाए. ठीक है, नेक्स्ट है डिफिब्रिलेटर. सो डिफिब्रिलेटर इज अ डिवाइस, मेडिकल डिवाइस दैट डिलीवर अ थेरेपेटिक डोज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. थेरेपेटिक डोज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स एक एफिशिएंट, सफिशिएंट हमको करंट देना है. ठीक है, इतना हमको एनर्जी देना है जिससे जो एबनॉर्मल रिदम है वो किस में चेंज हो सके? एबनॉर्मल. अगर आप उतनी एनर्जी का शॉक प्रोवाइड नहीं करोगे तो क्या होगा, वो जो एबनॉर्मल रिदम है वो नॉर्मल रिदम में चेंज नहीं होगी. तो थेरेपेटिक डोज मतलब रिक्वायर्ड डोज हमको किसका देना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द अफेक्टेड हार्ट टू फोर्स द हार्ट टू प्रोड्यूस मोर नॉर्मल कार्डियक रिदम. ठीक है, ताकि जो एबनॉर्मल रिदम है वो किस में चेंज हो जाए? नॉर्मल रिदम में. ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियोवर्जन. डिफरेंस बिटवीन कार्डियोवर्जन एंड डिफिब्रिलेशन. दोनों में शॉक देंगे. ठीक है, शॉक तो देना है बट कब देना है? ठीक है, ये डिपेंड करता है. डिफिब्रिलेटर में जैसे इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें हम क्या कर देते हैं? दे देते हैं. उसमें हमको ये नहीं देखना है कि कब शॉक देना है. ठीक है, बट कार्डियोवर्जन में क्या होता है? इज अ सिंक्रोनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सिंक्रोनाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शॉक ड्यूरिंग द आर वेव्स और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कार्डियक साइकिल. मतलब यहाँ पर जब हम पेशेंट को शॉक देंगे तो हमको किसके साथ सिंक्रोनाइज करना है? जब आपको ईसीजी में आर वेव दिखे या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखे तभी आपको क्या देना है? शॉक देना है. ऐसा और डिफिब्रिलेशन में हम नहीं करते. डिफिब्रिलेशन में हम ऐसे ईसीजी में चेक नहीं करेंगे कि आर वेव प्रेजेंट है या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तभी जाके हमने शॉक देना है. बट कार्डियोवर्जन में हमको ये चेक करके उसी दौरान हमको क्या करना होता है? शॉक देना होता है. इसीलिए
हम डिफिब्रिलेशन को तो नॉन सिंक्रोनाइज्ड प्रोसीजर कहते हैं, लेकिन जो कार्डियोवर्जन है वो कैसा प्रोसीजर है, सिंक्रोनाइज्ड प्रोसीजर है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, डिफिब्रिलेशन का यूज करते हैं, लेकिन कार्डियोवर्जन को हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है। इलेक्टिव मतलब हम डिसाइड करते हैं कि इस दिन हमने ये प्रोसीजर पेशेंट पे करना है, बट जो डिफिब्रिलेशन है वो एक कैसा प्रोसीजर है, इमरजेंसी प्रोसीजर है। डिफिब्रिलेशन में जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो हाई एनर्जी रहती है। ठीक है, हाई जूल्स की एनर्जी रहती है, लेकिन कार्डियोवर्जन में जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो एज कंपेयर टू डिफिब्रिलेशन हम कम जूल्स की एनर्जी यूज करते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्डियोवर्जन एंड डिफिब्रिलेशन। आगे जाके हम थोड़ा और जानेंगे कि मतलब क्या डिफरेंस है, बट अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने जाना कि डिफिब्रिलेटर क्या होता है। सो डिफिब्रिलेटर एक ऐसा मेडिकल डिवाइस है जो उन पेशेंट्स में यूज किया जाता है जिनको क्या होता है, कार्डियक अरिथमियास लाइक वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। ठीक है, सो उन पेशेंट्स में हम पेशेंट को क्या देते हैं, शॉक देंगे। उस शॉक के थ्रू क्या होगा, जो एबनॉर्मल कार्डियक रिदम होगी, जो एबनॉर्मल हार्ट की रिदम है, वो किस में चेंज हो जाएगी, नॉर्मल हार्ट रिदम में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डिफिब्रिलेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफिब्रिलेशन एंड कार्डियोवर्जन? डिफिब्रिलेशन में भी हम शॉक देंगे, बट इट इज अ नॉन सिंक्रोनाइज प्रोसीजर, बट जो हमारा कार्डियोवर्जन है वो सिंक्रोनाइज प्रोसीजर है। मतलब कार्डियोवर्जन में जो हम शॉक दे रहे हैं, इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद द आर वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ द ईसीजी। और जो हमारा डिफिब्रिलेशन है वो एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, वेयर एज कार्डियोवर्जन इज इलेक्टिव प्रोसीजर। हम डिफिब्रिलेशन में हाई जूल्स एनर्जी यूज करते हैं शॉक देने के लिए, लेकिन वहीं हम कार्डियोवर्जन में लो जूल एनर्जी यूज करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पर्पसेस। सो द पर्पस ऑफ डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर। सो अभी मैंने आपको डिफिब्रिलेटर के बारे में बताया, डिफिब्रिलेशन के बारे में बताया, तो हम शॉक पेशेंट को क्यों दे रहे हैं, टू कन्वर्ट एबनॉर्मल रिदम इनटू नॉर्मल रिदम। ओके, सो बेसिकली it is used to treat life threatening arrhythmias so that patient कहां पर ना जाए, cardiac arrest में ना जाए। ठीक है, so the purpose of defibrillation to correct life threatening fibrillations of the heart which could result in cardiac arrest। बेसिकली डिफिब्रिलेशन एक तरह से प्रोसीजर है। ठीक है, जो यूज होता है, कहां पर यूज होता है, इमरजेंसी वार्ड में, आईसीयू में यूज होता है, ओटी में यूज होता है। ठीक है, आपको नॉर्मल जनरल वार्ड में भी देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली ये प्रोसीजर किसके लिए होता है, टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियास, बेसिकली लाइक वेंट्रिकल टैकिकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। ओके, so this is the purpose of defibrillation. Next is indications. पर्पस मतलब हम क्यों कर रहे थे, इंडिकेशन मतलब हम किन किन कंडीशंस में डिफिब्रिलेशन करते हैं। सो बेसिकली जो डिफिब्रिलेशन होता है वो कहाँ पर हम करते हैं, दो कंडीशंस में करते हैं। एक होता है आपका वेंट्रिकल टैकिकार्डिया एंड द सेकंड वन इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इन दो कंडीशंस में हम डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर पेशेंट पे करते हैं। ठीक है, पल्सलेस वेंट्रिकल टैकिकार्डिया, याद रखना है कौन सा टैकिकार्डिया, पल्सलेस वेंट्रिकल टैकिकार्डिया। इफ पल्स इज प्रेजेंट देन वी विल नॉट फॉलो डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर। अगर पल्स प्रेजेंट है तब हम डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर नहीं करेंगे। अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है, दैट इज pulseless ventricular tachycardia is present in the patient, then only we will follow defibrillation procedure, and the second one is ventricular fibrillation. तो इन दो conditions में हम defibrillation procedure करते हैं। Now the contraindications, कहाँ पर हम defibrillation procedure नहीं करते हैं। The first one is patient who are conscious or have a pulse। ऐसे patient जो conscious हैं और जिनमें पल्स प्रेजेंट है, उन पेशेंट्स में हम डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर नहीं करते। सेकंड, नॉन शॉकेबल रिदम। सो अगर रिदम शॉकेबल है तब हम डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर करते हैं। रिदम शॉकेबल कब होती है, in conditions like ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. If rhythm is non-shockable like condition asystole, pulseless electrical activity, तो वहां पर हम defibrillation procedure follow नहीं करते हैं। And the third one is dysrhythmia due to enhanced
ऑटोमेटिसिटी सच एज डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। अगर मान लो डिजिटलिस ड्रग के कारण, टॉक्सिसिटी के कारण अगर पेशेंट में डिसरिथमिया, उस कंडीशन में भी हम डिफिब्रिलेशन नहीं करते। सो बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि जो डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर सिर्फ दो कंडीशंस में यूज होता है, एक होता है वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, एंड द सेकंड वन इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ओके, सो नाउ द मैकेनिज्म। अब हम जानेंगे मैकेनिज्म। अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ा, उसका पर्पस पढ़ा, देन इंडिकेशंस। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। सो defibrillator develops a brief electric shock to the heart which enables the heart's natural pacemaker to regain control and establish a normal heart rhythm. So basically होता क्या है, जब आपने डिफिब्रिलेटर के थ्रू शॉक, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की हार्ट को, सो ये जो क्या करेगा, ये जो एबनॉर्मल रिदम्स हैं, ठीक है, इनको क्या कर देगा, डीपोलराइज कर देगा। डीपोलराइज करने का मतलब है उनको स्टॉप कर देगा, ठीक है। जब स्टॉप करेगा उसके बाद क्या करेगा, ये एनेबल करेगा, इट विल एनेबल एंड रिस्टोर द फंक्शन ऑफ द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। मतलब रिस्टोर करने का मतलब है अब जैसे ही वो स्टॉप हुई एबनॉर्मल रिदम, अब एक न्यू रिदम शुरू होगी जो पेसमेकर अपने को रिस्टोर कर लेगा अपने फंक्शन को, और एक नॉर्मल रिदम जो है वो शुरू हो जाएगी। समझ आ गया? जैसे मैंने आपको फोन का एग्जांपल दिया था, फोन को आप अपना हार्ट समझो, ठीक है। फोन खराब हो गया मतलब हार्ट की एबनॉर्मल रिदम हो रही है, ठीक है, पेसमेकर अपना कंट्रोल खो बैठा है, ठीक है। तो अब मैंने फोन को क्या कर दिया, रीबूट मार दिया, ठीक है। रीबूट मारने का मतलब है मैंने शॉक दिया, ठीक है। रीबूट मारना फोन को मतलब हार्ट में मैंने क्या दिया, शॉक दिया, और जब मैंने शॉक दिया तो वो जो एबनॉर्मल रिदम है वो किस में चेंज हो गई, नॉर्मल रिदम में। पेसमेकर अपने कंट्रोल में आ गया, उसने अपने फंक्शन को रिस्टोर कर लिया और अब हार्ट अच्छे से काम कर रहा है। सेम इन मोबाइल, जब आप उसको रिबूट मारेंगे, दोबारा से ऑन करेंगे तो वो दोबारा से मोबाइल आपका अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो इस तरह से मैकेनिज्म है। सो बेसिकली अगर हम देखें, जो हमारा डिफिब्रिलेटर डिवाइस होता है उसके तीन फीचर होते हैं, एक होता है पावर सोर्स, एक होता है कैपेसिटर, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोड्स। तो बेसिकली कैपेसिटर का काम क्या होता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। जैसे हम पावर ऑन करते हैं तो क्या होगा, चार्ज का हम जब बटन दबाते हैं, जैसे चार्ज का हम बटन प्रेस करेंगे तो हम कुछ देर के लिए डिफिब्रिलेटर को चार्ज प्रेस करके छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, इसमें कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। यही एनर्जी क्या होती है, हम डिलीवर करते हैं एट द टाइम व्हेन वी डिलीवर शॉक टू द पेशेंट। जब पेशेंट को हम शॉक करते हैं, ये वही एनर्जी डिलीवर होती है जो किसमें स्टोर हुई है, कैपेसिटर में। और ये डिलीवर किसके थ्रू होती है, पैड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। जो आपके इलेक्ट्रोड्स है उसके पैड है, मान लो ये इलेक्ट्रोड है, दीज आर दी पैड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर थी वो किसके थ्रू डिलीवर होगी, पैड्स ऑफ द electrode and convert the abnormal heart rhythm into the normal heart rhythm, ठीक है। इस तरह से ये जो डिफिब्रिलेटर है वो काम करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिफिब्रिलेटर। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफिब्रिलेशन। ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड इज ट्रांसथोरेसिक इम्पीडेंस। सो ट्रांसथोरेसिक इम्पीडेंस का मतलब है, इम्पीडेंस का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना। जब हम पेशेंट को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शॉक देते हैं तो एक हमको रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है, मतलब थेरेपेटिक डोज का मतलब मैंने आपको बताया था, थेरेपेटिक डोज मतलब रिक्वायर्ड डोज, एफिशिएंट डोज, जिसके थ्रू हम एबनॉर्मल रिदम को नॉर्मल रिदम में चेंज कर सके, ठीक है। तो अगर हम उतनी सफिशिएंट एनर्जी हम सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ट्रांसथोरेसिक इम्पीडेंस मतलब कई ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है, जिसके कारण हो सकता है कि जो एबनॉर्मल रिदम है वो नॉर्मल रिदम में चेंज नहीं होंगे। ऐसे कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा किसके बीच में, आपके इलेक्ट्रोड और चेस्ट के बीच में, जिसके कारण जो शॉक हमने दिया है वो अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो उसका ट्रांसथोरेसिक इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस का एक जो रीजन है वो हो सकता है इलेक्ट्रोड टू स्किन कॉन्टैक्ट। मतलब जब आपने शॉक देने के लिए इलेक्ट्रोड
को प्रेस किया तो आपने उतनी फोर्स से प्रेस नहीं किया। सो बेसिकली नॉर्मली हमको 20 to 25 पाउंड प्रेशर जो है वो देना पड़ता है इलेक्ट्रोड को शॉक जब हम देते हैं पेशेंट को। अगर उससे कम प्रेशर अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमको जो आउटकम है वो नहीं मिलेगा, मतलब जो एबनॉर्मल रिदम है वो नॉर्मल रिदम में चेंज नहीं होगा, तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रोड साइज। ठीक है, इलेक्ट्रोड का अगर साइज छोटा है, छोटा होने के कारण भी जो रिक्वायर्ड डोज है एनर्जी की वो क्या नहीं हो पाएगी, डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो हमेशा इलेक्ट्रोड का जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लाइक 8 to 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। थर्ड वन इज फेस। फेस मतलब हमें कब शॉक डिलीवर करना चाहिए। जो ट्रांसथोरेसिक इंपीडेंस मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब एक रेजिस्टेंस जो है, रुकावट है, किसमें रुकावट है, एनर्जी सप्लाई करने में। ठीक है, अगर वो शॉक जो है वो अच्छे से डिलीवर नहीं होगा, एक रुकावट आ जाएगी तो हमको वो आउटकम नहीं मिल पाएगा। तो ट्रांसथोरेसिक इंपीडेंस लोअर्स एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन। जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। तो अगर हम शॉक उस टाइम पे देंगे तो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इन 3 चीजों का ध्यान रख सकते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को शॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रोड टू स्किन कांटेक्ट कैसा है, इलेक्ट्रोड का साइज कैसा है, और कौन सा फेस है रेस्पिरेशन का। ठीक है, जब अगर हम इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो रेजिस्टेंस उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उतने अच्छे से हम शॉक को डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर है बॉडी साइज। ठीक है, अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, मतलब अगर आप ओबीस पेशेंट है, ओबीस पेशेंट मतलब मसल्स जो है, मतलब बॉडी मास ज्यादा है। ठीक है, तो उन पेशेंट में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हम अगर देखें, अगर एक नॉर्मल पेशेंट है और एक ओबीस पेशेंट है, तो नॉर्मल पेशेंट में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो मसल मास है वो कम है, लेकिन जो ओबीस पेशेंट है उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो अफेक्ट कर सकता है शॉक डिलीवरी में। ठीक है, थर्ड जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोड पोजीशन। इट शुड बी प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द जनरेटर पोजीशन। जहां पर जनरेटर की पोजीशन है उससे वो कहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस में प्रेजेंट होना चाहिए। ये 3 फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट कर सकते हैं, डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। तो हमने जाना कि हमको शॉक देना है, शॉक देना मतलब इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है चेस्ट पे। तो अब हम इन इलेक्ट्रोड्स को कहां पर प्लेस करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड प्लेसमेंट है, मतलब नॉर्मली अगर हम प्रोसीजर्स देखते हैं डिफिब्रिलेशन के, तो उसमें बेसिकली नॉर्मली कहां पर इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है उसको हम कह देते हैं स्टैंडर्ड प्लेसमेंट। सो जो स्टैंडर्ड प्लेसमेंट है दैट इज एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट। ठीक है, कौन सा है, एंटीरियो लेटरल प्लेसमेंट। एंटीरियर लेटरल मतलब एंटीरियर मतलब आगे, लेटरल मतलब साइड में। तो जो एक पैड होगा वो एंटीरियरली प्रेजेंट होगा और जो दूसरा पैड होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, लेटरली। पैड मतलब किसका, इलेक्ट्रोड का। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रोड का जो पैड होगा एक प्रेजेंट होगा एंटीरियरली और एक प्रेजेंट होगा कहाँ पर, लेटरली प्रेजेंट होगा। सो जो आपका एंटीरियर वाला जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ पर होगा, राइट साइड, राइट साइड ऑफ द स्टर्नम बिलो दी किसके, क्लेविकल। ठीक है, तो जो आपका एक, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट फोटो है, जो एक पैड है इलेक्ट्रोड का वो कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड में बिलो दी क्लेविकल, आपकी जो कॉलर बोन है उसके जस्ट नीचे। और जो दूसरा पैड है वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में बिलो दी ब्रेस्ट और निप्पल एंड इन मिड एक्सिलरी लाइन, साइड में यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लेसमेंट है, अगर मान लो फॉर समहाउ रीजंस अगर आप वहां पर पैड को नहीं लगा सकते हो, ठीक है, मेनली तो वहीं पर ही लगाया जाता है, इट इज द स्टैंडर्ड प्लेसमेंट दैट इज एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट। ठीक है, बस तो आप कहाँ पर लगा सकते हो, एंटीरियर पोस्टीरियर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर सकते हो। एक एंटीरियर साइड में रहेगा और एक क्या रहेगा, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड में रहेगा। और थर्ड प्लेसमेंट है पोस्टीरियर एपेक्स प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। जब हम डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर करते हैं तो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कहाँ रहना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज
डिफिब्रिलेटर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जब हम डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर करते हैं तो उस दौरान जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा डिफिब्रिलेटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर आर different types of electrode used in defibrillation procedure. Okay, so basically जो उनका अगर देखा जाए जो मेटल डिस्क जो होती है लगी होती है इलेक्ट्रोड में, उसका जो साइज रहता है वो रहता है 5x10 सेंटीमीटर। ओके, सो जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं वो कौन कौन से, एक है स्पून शेप इलेक्ट्रोड, द सेकंड वन इज पैडल टाइप इलेक्ट्रोड एंड द थर्ड वन इज पैड टाइप इलेक्ट्रोड। आप इवन इसकी फोटो देख सकते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है स्पून शेप इलेक्ट्रोड। आप देख पा रहे हो कि आगे से वो किस तरह है, चम्मच की तरह है ना देखने में, तो इस करके इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पून शेप्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मतलब ये जो स्पून शेप्ड आगे वाला हिस्सा है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, शॉक जो है वो डिलीवर करेंगे। सेकंड वन है पैडल टाइप इलेक्ट्रोड। ये नॉर्मली यूज होता है, जो पैडल टाइप है वो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में यूज होता है जब हमें शॉक देना होता है पेशेंट को। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज पैड टाइप इलेक्ट्रोड। पैड टाइप मतलब इसमें क्या होता है, बस आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है, चिपका देना है। ठीक है, चिपकाना है। ठीक है, इसमें आपको पकड़ के शॉक नहीं देना है, बस उसको वहां पर चिपका दो। ठीक है, लगा दो, वो अपने आप खुद शॉक डिलीवर करेगा। ठीक है, ये मैं बताऊंगी पैड वाला कहाँ पर यूज होता है। यही कॉमनली यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हो, ठीक है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि डिफिब्रिलेशन को कैसे देना है, शॉकेबल रिदम कैसे क्या होती है, ठीक है, कितना एनर्जी हमको पेशेंट को देना है शॉक के लिए, तब हम इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो आपको ये पता चल गया होगा कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है स्पून शेप, देन पैडल टाइप एंड देन पैड टाइप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ defibrillators. So there are 5 types of defibrillators. 5 तरह के defibrillators होते हैं। First one is manual external defibrillator. Second one is manual internal defibrillator. Third one is automated external defibrillator. Fourth one variable cardioverter defibrillator. And the fifth one is implantable cardioverter defibrillator. So there are 5 types of defibrillator. वन बाय वन हम सभी के बारे में जानेंगे। सो मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, नाम से ही पता चल रहा है, मैनुअल मतलब उसका कंट्रोल किसके पास है, जो उसको यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब आप डिसाइड करोगे कि शॉक देना है या नहीं देना है, आप डिसाइड करोगे कि कितनी एनर्जी, ठीक है, कितनी एनर्जी हमने यूज करनी है शॉक देने के लिए। सो जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, हम खुद से डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो इट इज मैनुअल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब आपने बाहर से देना है, मतलब कहां पर प्लेस करना है, उसको चेस्ट पे प्लेस करना है। ठीक है, सो मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जैसे कि आपको दिख रहा है, ये नॉर्मली यूज होता है कहां पर, हॉस्पिटल सेटिंग्स में। सो फर्स्ट डायग्नोज थी, तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए किसके रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि शॉकेबल रिदम क्या होती है। ठीक है, ईसीजी से आपको पता करना आना चाहिए कि ये ईसीजी क्या है, इससे आपको पता करना है, कंफर्म करना है कि पेशेंट को वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है या नहीं, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है या नहीं। अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तभी आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपको शॉक देना है या नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट डायग्नोज द कार्डियक रिदम and then manually determine the voltage and timing for the electric shock. So यहाँ पर हम सब कुछ डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये भी हम डिसाइड करेंगे शॉक देना है कि नहीं, इतनी एनर्जी का देना है, कब देना है। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज मैनुअल इंटरनल डिफिब्रिलेटर। मैनुअल मतलब आप ही डिसाइड करोगे, इंटरनल मतलब अब आपको चेस्ट में प्लेस नहीं करना है इलेक्ट्रोड को, कहां पर करना है, डायरेक्ट हार्ट में आपको क्या करना है, प्लेस करना है इलेक्ट्रोड को। तो हार्ट में कैसे करोगे, मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते। जो ओटी के दौरान जब हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं उस दौरान अगर हमें हार्ट को क्या करना है, शॉक देना है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, मैनुअल इंटरनल डिफिब्रिलेटर का। और उसमें जो इलेक्ट्रोड बेसिकली यूज होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है, स्पून शेप्ड इलेक्ट्रोड। जब मैंने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आपको बताए थे उसमें एक था स्पून शेप्ड इलेक्ट्रोड, तो वो वाला जो इलेक्ट्रोड है वो बेसिकली कहां पर यूज होता है, मैनुअल इंटरनल डिफिब्रिलेटर में। सो डिलीवर्स द शॉक थ्रू पैडल्स डायरेक्टली ऑन द हार्ट, यूज्ड इन ओटी in open heart surgery in procedure में। Okay, now the third one is automated external defibrillator.
सो ऑटोमेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मशीन है, मशीन खुद आपको एडवाइस या गाइड करेगी कि कैसे इसको यूज करना है। ये खुद आपको बताएगी कि जो रिदम है वो शोकेबल है कि नहीं, कि शोक आपको देना है या नहीं, कब शोक देना है, ये सब चीजें ये मशीन खुद आपको गाइड और करती है और बताती है। तो बेसिकली ये जो डिफिब्रिलेटर है वो उन लोगों के लिए है जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर दी ले पर्सन मतलब एक आम आदमी के लिए, जिसको इसकी मेडिकल की कोई नॉलेज नहीं है, उसे ये नहीं मालूम कि इसका यूज कैसे करते हैं, उन लोगों के लिए ये डिवाइस है। सो डिफिब्रिलेटर हैविंग रिदम डिटेक्शन कैपेसिटी एंड द एबिलिटी टू एडवाइज द ऑपरेटर टू डिलीवर शॉक यूजिंग हैंड्स फ्री डिफिब्रिलेटर पैड्स। हैंड्स फ्री मतलब जो मैंने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में बताया था, तो एक था पैड, ठीक है। सो जो पैड टाइप वाला था उसमें क्या करते हैं, आपको मतलब पकड़ना नहीं पड़ता, बस उसको प्लेस कर दो, यहाँ पर लगा दो, बस आपको बटन प्रेस करना है, वो खुद क्या होगा, शॉक डिलीवर होगा। ओके। अनट्रेन्ड और ब्रीफली ट्रेन्ड ले पर्सन, ये किसके लिए है, जिनको इसको यूज करना नहीं आता है, उन लोगों के लिए ये है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, वो नहीं जानते हैं इसके बारे में, उनको कोई नॉलेज नहीं, उनको नहीं मालूम क्या कंडीशन है, क्या ये सब चीजें, शॉक क्या है, एनर्जी क्या है, तो उन लोगों के लिए ये मशीन है, ठीक है। ये मशीन खुद गाइड करेगी कि क्या क्या करना है, ठीक है। देन फुली ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड, मतलब ये खुद आपको क्या करेगी, गाइड करेगी और एडवाइस करेगी। इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। इम्प्लांटेबल मतलब हमने इसको इम्प्लांट किया है। इम्प्लांट मतलब कहाँ क्या होगा, हार्ट में, कौन सी लेयर में, एंडोकार्डियम में, वहां पर हमने इसको क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेस्ड बाय अ सब क्लेवियन वेन टू दी एंडोकार्डियम। तो इसमें हमने क्या किया, इसको हार्ट में प्लेस किया है, किसके थ्रू, सब क्लेवियन वेन, ठीक है। सब क्लेवियन वेन के थ्रू हमने इसको कहां पर प्लेस कर दिया, हार्ट में। अ बैटरी पावर्ड पल्स जनरेटर इज इम्प्लांटेड subcutaneously over pectoral muscle, constantly monitor heart rhythm and automatically administer shock। सो ये क्या करता है, ये खुद ही डिटेक्ट करेगा, जब उसे लगेगा कोई एबनॉर्मल रिदम है तो वो खुद शॉक डिलीवर कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली द परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर दोस हु इज हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ arrhythmias, okay। एंड द लास्ट वन इज वेरिएबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। वेरिएबल मतलब क्या होगा, आपको उसको वियर कर सकते हो, वियर, सो इट इज इन जैकेट फॉर्म, ठीक है। ये टेम्परेरी पर्पस के लिए है, ये ऐसे पेशेंट्स के लिए हैं जो हाई रिस्क पेशेंट है, ठीक है। हाई रिस्क पेशेंट मतलब जिनमें चांसेस है किसके, लाइक ये अरिथमियास के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन पेशेंट्स में हम टेम्परेरी पर्पस के लिए, जब तक मतलब हमको कोई परमानेंट ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता, जैसे कि हमने इम्प्लांट नहीं किया डिफिब्रिलेटर, ठीक है, उससे पहले हम क्या यूज कर सकते हैं, वेरिएबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर को हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या करेगा, एक तरह से पोर्टेबल होगा, क्योंकि जैकेट है तो कहीं भी पहन के जा सकते हैं। ये भी क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा एबनॉर्मल रिदम को और उसके अकॉर्डिंग उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नॉर्मल रिदम में। सो ये टेम्परेरी पर्पस के लिए होता है, हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए होता है, या ऐसे पेशेंट जिनको इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर के लिए भी प्लान नहीं किया है, तो हम तब तक के लिए, उस दौरान के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, वेरिएबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर का। सो पोर्टेबल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर दैट कैन बोर्न बाय at risk patient, monitor 24 hours a day and can automatically deliver biphasic shock. So these are the types of defibrillator. Now on the basis of charges direction, कि मतलब चार्जेस, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, उसके बेसिस पे भी दो तरह से हमने डिफिब्रिलेटर को डिवाइड किया है। एक होता है मोनोफेसिक और एक होता है बाइफेसिक। करंट की डायरेक्शन क्या है उसके बेसिस पे एक मोनोफेसिक डिफिब्रिलेटर होता है और एक होता है बाइफेसिक। सो मोनोफेसिक डिफिब्रिलेटर कौन सा होता है, जिसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो सिर्फ एक तरफ होगी, ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में। लेकिन जो बाइफेसिक डिफिब्रिलेटर होता है उसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है, जो उसका फ्लो होता है, वो दो डायरेक्शन में होता है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक अगर इस डायरेक्शन को है ऊपर की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली हम अगर मोनोफेसिक में कहेंगे तो उसमें एक पैड यूज कर रहा है, एक पैड ही इंपल्स जनरेट कर रहा है। लेकिन जो बाइफेसिक है उसमें दोनों पैड इंपल्स जनरेट कर रहे हैं, दोनों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक पैड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है।
आज के टाइम में हम बेसिकली कौन सा डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं? बाइफेसिक। ठीक है, बाइफेसिक क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो एनर्जी यूज होती है वो कम जूल्स की एनर्जी हम यूज करते हैं शॉक देने के लिए, लेकिन वही मोनोफेसिक में क्या होता है, हाई एनर्जी हमको चाहिए होती है शॉक डिलीवर करने के लिए, तो उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं बर्न इंजरी ट्रॉमा होने के, सो हम उसको अवॉइड करते हैं। अभी हम कौन सा डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं? बाइफेसिक डिफिब्रिलेटर। ओके, सो मोनोफेसिक में जो हम एनर्जी डिलीवर करते हैं वो कितनी होती है? हाई एनर्जी शॉक होती है, दैट इज 360 जूल टू 400 जूल। और जो बाइफेसिक डिफिब्रिलेटर होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है? 120 टू 200 जूल। ओके, सो देखो इसमें कम एनर्जी, उसमें क्या है? ज्यादा एनर्जी। सो दिस इज द मोनोफेसिक एंड बाइफेसिक वेवफॉर्म्स। ठीक है, सो मोनोफेसिक में आप देख सकते हो जो करंट का फ्लो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन है, में ऊपर की साइड में, लेकिन जो बाइफेसिक है उसमें ऊपर की साइड में भी है और नीचे की साइड में है, मतलब दो डायरेक्शंस में है। ठीक है, नाउ अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके प्रोसीजर के बारे में। तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द इक्विपमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफिब्रिलेशन procedure. So what are all equipments required for the defibrillation procedure? First one is defibrillator with paddle or adhesive patches, conductive gel, then ECG monitor with recorder, oxygen supply, intubation kit, multipara monitor that can monitor BP, pulse, SpO2, IVSS, suction device, port card with ACLS medication. ठीक है, all these equipments required, okay, for the defibrillation procedure. आपके पास ट्रॉली में ये सब चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, नाउ डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर। सो फर्स्ट देयर आर सम फ्यू प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान में रखने हैं प्रोसीजर करने से पहले। चेक ऑल इक्विपमेंट फॉर प्रॉपर ग्राउंडिंग टू प्रिवेंट करंट लीकेज, ताकि शॉक ना लगे, आग ना लग जाए। ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये सब चीज का चेक करेगा कि ग्राउंडिंग है कि नहीं। देन डिस्कनेक्ट टेम्परेरी पेसमेकर एंड अदर इलेक्ट्रिकल equipment. Third one, do not defibrillate directly over an implanted pacemaker. अगर pacemaker implant है उसके ऊपर आपको शॉक नहीं देना है। The electrode paddles और pads should be at least 12 cm from the pulse generator. जनरेटर से कितनी दूर होने चाहिए? 12 cm. ओके, ये हमको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। ओके, नाउ प्रोसीजर। सो प्रोसीजर में फर्स्ट वन है, फर्स्ट कंफर्म कार्डियक अरेस्ट। आपको कंफर्म करना है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है कि नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे? चेक फॉर साइंस ऑफ लाइफ। व्हाट आर द साइंस ऑफ लाइफ? वेदर पेशेंट इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, रेस्पिरेशन प्रेजेंट है या नहीं है, पल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये तीन चीजें हम क्या करेंगे? पेशेंट में चेक करेंगे। ठीक है, अगर हमको ये नहीं मिलती है, पल्स प्रेजेंट नहीं है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो हम क्या करेंगे? सीपीआर देते हैं। सीपीआर शुड बी ऑनगोइंग, सीपीआर देना शुरू कर दो। ठीक है, टर्न द डिफिब्रिलेटर ऑन। और अब हम क्या करेंगे? डिफिब्रिलेटर को हम ऑन कर देंगे। स्टॉप चेस्ट कंप्रेशन। अब हम चेस्ट कंप्रेशन को क्या कर देंगे? रोक देंगे। कंफर्म करेंगे ईसीजी के थ्रू कि वीटी प्रेजेंट है या नहीं। वीटी मतलब वेंट्रिकल टैकीकार्डिया प्रेजेंट है या नहीं। देन स्क्वीज जनरस अमाउंट ऑफ जेली ऑन द डिफिब्रिलेटर पैडल्स। अब हम क्या करेंगे? जेली लेंगे और जेली को हम कहाँ पर लगाएंगे? जो इलेक्ट्रोड के पैड्स हैं उसमें लगाएंगे। ठीक है, द डेजिग्नेटेड पर्सन सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एनर्जी ऑन द डिफिब्रिलेटर। जो पर्सन है जिसने शॉक डिलीवर करना है वो डिसाइड करेगा कि कितनी एनर्जी हमने अब पेशेंट को डिलीवर करनी है। 150 to 200 जूल फॉर बाइफेसिक डिफिब्रिलेटर एंड 150 to 360 जूल फॉर मोनोफेसिक डिफिब्रिलेटर्स। नाउ प्रेस चार्ज बटन। अब हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे? डिफिब्रिलेटर में एक बटन होगा, कौन सा बटन होगा? चार्ज बटन। उस बटन को हम क्या कर देंगे? प्रेस कर देंगे। जैसे आप उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा? आपका जो कैपेसिटर प्रेजेंट है डिफिब्रिलेटर में वो क्या होना शुरू हो जाएगा? चार्ज होना, मतलब वो एनर्जी को स्टोर करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में मैकेनिज्म के टाइम पे बताया था कि जैसे आप प्रेस करते हो बटन को, चार्ज को, तो क्या होता है? कैपेसिटर क्या करता है? उस एनर्जी को स्टोर करता है और यही एनर्जी को हम क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं किसके टाइम पे? शॉक देने के टाइम पे। While the defibrillator is charging, जब डिफिब्रिलेटर चार्ज हो रहा है, जैसे आप चार्ज दबाते हो उसी टाइम पे आपको शॉक नहीं देना है, टाइम देना है कैपेसिटर को क्या होने के लिए? एनर्जी स्टोर करने के लिए। Warn all rescuers other than the individual performing the chest compression to stand clear and remove any oxygen delivery device as appropriate. ठीक है, तो फिर अब हमने क्या देखना है?
सभी को ये मतलब वार्न करना है कि कोई भी पेशेंट को टच ना करे, उसके इक्विपमेंट्स बेड को टच ना करे, उससे दूर खड़ा रहे, ठीक है, क्योंकि जब हम शॉक देंगे तो आपको भी उसका चांसेस है करंट लगने का, ठीक है। सो उससे दूर हो जाना है, बस जो पेशेंट क्या है चेस्ट कंप्रेशन सीपीआर दे रहा है उसको कहना है कि वो सिर्फ टच कर सकता है पेशेंट को, बाकी सभी उससे दूर खड़े हो जाएंगे। वंस द डिफिब्रिलेटर इज चार्ज, अगर डिफिब्रिलेटर चार्ज हो जाता है, टेल द रेस्क्यूअर डूइंग द चेस्ट कंप्रेशन टू स्टैंड क्लियर। तो जो रेस्क्यूअर जो है जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है उसको भी हम कहेंगे कि आप भी पेशेंट से दूर होके खड़े हो जाएं, ठीक है। फिर हम फिर से एक बार कहेंगे, 3 बार चेक करेंगे, 3C होते हैं क्लियर, मतलब 3 क्लियर चीजें देखेंगे। एक होगा आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। मतलब जिसने शॉक देना है वो क्या चेक करेगा, आई क्लियर, मैं पेशेंट से, पेशेंट के बेड से, पेशेंट के इक्विपमेंट से दूर खड़ा हूं, उसको मैंने टच तो नहीं किया है। यू क्लियर मतलब मेरे सामने जो है कोई भी, वो सभी मतलब जो मेरे अलावा और भी जो प्रोफेशनल वहां पर खड़े हैं उनमें से किसी ने भी तो नहीं टच किया पेशेंट को या उसके फैमिली मेंबर्स में से, ठीक है। ऑल क्लियर मतलब फिर से एक तरफ से सभी में नजर मारनी है अपने को, सभी को जो आसपास है, कि किसी ने भी पेशेंट को टच, उसके बेड साइड के इक्विपमेंट्स को टच तो नहीं किया, ये सब हमने चेक कर लेना है, ठीक है। व्हेन क्लियर डिस्चार्ज द करंट, व्हेन क्लियर जब हम देखेंगे कि हाँ कोई भी किसी को टच नहीं किया है, डिस्चार्ज द करंट बाय प्रेसिंग बोथ पैडल ऑफ डिस्चार्ज बटन साइमल्टेनियसली गिव शॉक। फिर हमने क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है, कहां पर, प्लेस, मतलब हम प्लेस करेंगे चेस्ट पे और हम क्या कर देंगे, करंट दे देंगे, शॉक दे देंगे, ठीक है। एग्जामिन द पेशेंट्स ईसीजी टू सी वेदर डिफिब्रिलेशन हैज अल्टर्ड द पेशेंट्स कंडीशन एंड रिस्टोर्ड द नॉर्मल रिदम। फिर हम ईसीजी में चेक करेंगे कि कुछ चेंजेस आए, जो एबनॉर्मल रिदम थी वो चेंज हुई नॉर्मल में कि नहीं हुई, ठीक है। सीपीआर देना कंटिन्यू रखो, ठीक है, जैसे ही शॉक दिया फिर हटा दो, फिर उसके बाद सीपीआर देना 2 मिनट के लिए कंटिन्यू रखो। इफ डिजायर्ड आउटकम इज नॉट रिस्टोर्ड, डिफिब्रिलेट अगेन फॉलोइंग सेम प्रोसेस। अगर आपको नहीं मिला जो आउटकम आप चाहिए था, मतलब एबनॉर्मल रिदम अभी भी प्रेजेंट है, तो दोबारा आप शॉक देंगे। ऐसा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, 3 बार। परफॉर्म द 3 काउंटर शॉक इन रैपिड सक्सेशन। इफ द patient still has no pulse after 3 initial defibrillation, 3 बार आपने कर दिया, अभी भी पेशेंट की पल्स नहीं आपको फील हुई, मतलब पल्स जो है नहीं है, तो रिज्यूम करो सीपीआर, गिव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, बिगिन एडमिनिस्ट्रिंग एपिनेफ्रिन एंड स्विच टू नॉन शॉकेबल एल्गोरिथम। मतलब अब हम किसका यूज नहीं करेंगे, डिफिब्रिलेटर का यूज नहीं करेंगे। इफ फर्दर डिफिब्रिलेशन इज अननेसेसरी, डिस्चार्ज द मशीन बाय टर्निंग ऑफ। अब हमको डिफिब्रिलेशन का यूज नहीं करना है, ठीक है। वंस मशीन इज डिस्चार्ज, क्लीन द पैडल्स मेकिंग श्योर टू रिमूव कंडक्टिव जेली। अच्छे से क्लीन करो किसको, जेली को, क्योंकि वो क्या कर सकती है, कोरोजन कर सकती है किसको, जो उसके मेटेलिक पैड्स हैं किसके, इलेक्ट्रोड के, ठीक है। करोड मतलब जंग लग सकता है उसको, तो उसको अच्छे से रिमूव करना है। एनी जेली रिमेन्स द पैडल विल करोड द मेटल पैडल्स। असेस पेशेंट लेवल ऑफ स्टेटस, चेक करो कि वेदर पेशेंट इज कॉन्शियस, अलर्ट, ये सब हमें चेक करना है। ऑब्टेन बेसलाइन डाटा, एबीजी लेवल्स एंड 12 लीड ईसीजी, प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, वेंटिलेशन एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। सो दिस इज द डिटेल प्रोसीजर ऑफ द डिफिब्रिलेशन। सो बेसिकली हमको एक तो ये है, ये चेक करना है क्लियर, आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, ये सब चेक करना है। ग्राउंडिंग है प्रॉपर, ये चेक करना है। हमें ये देखना है कि कितनी जूल्स एनर्जी हमको पेशेंट को देनी है, ठीक है। 3 बार है आप शॉक दोगे, नहीं हो रहा है तो फिर आप शॉक डिलीवर नहीं करोगे, ठीक है। नाउ पोस्ट डिफिब्रिलेशन केयर, जैसे आपने डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमें क्या क्या चीजें पेशेंट में चेक करनी है। फर्स्ट वन, वी विल असेस द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। न्यूरोलॉजिकल मतलब वेदर पेशेंट इज ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, मतलब उसे पता है कि उसका मतलब नाम क्या है, या उसका किसी का भी नाम पूछ के देखो, ठीक है, उसको चीजें पता है कि नहीं, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है वो पूछ के देखो, कितना समय हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ये पूछ के देखो। उससे हमें उसका ओरिएंटेशन का पता चलेगा कि वो, उसे पता तो है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। देन वी विल असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ऑस्कल्टेट लंग साउंड्स, मॉनिटर रेट, डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। और ऑक्सीजन जो डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा, ठीक है, वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। देन वी विल असेस द कार्डियोवास्कुलर स्टेटस ऑफ द पेशेंट। सो इसमें हम क्या करेंगे, 12 lead ECG करेंगे and continue to monitor rhythm and blood pressure, pulse and respiration frequently until stable. Then we initiate IV,
ठीक है। सो इन दिस वी विल एडमिनिस्टर एंटी डिसरिथमिक थेरेपी टू द पेशेंट, ठीक है। देन मॉनिटर फॉर बर्न्स, क्योंकि हमने शॉक दिया है तो हमें चेक करना है कि कहीं पेशेंट को बर्न इंजरी तो नहीं हुई है। ट्रीट, अगर है तो उसको ट्रीट करो। डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड न्यूरोलॉजिकल, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट बिफोर एंड आफ्टर डिफिब्रिलेशन। सो मतलब जब भी आप प्रोसीजर करते हो, प्रोसीजर करने से पहले और प्रोसीजर करने के बाद आपको ये 3 चीजें असेस करनी है पेशेंट की, उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर स्टेटस। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ डिफिब्रिलेशन। हम पढ़ेंगे कार्डियोवर्जन के बारे में। जो स्टार्टिंग में बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कार्डियोवर्जन एंड डिफिब्रिलेशन। दोनों सेम चीज है, बस छोटा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है, कि वो जो एक इमरजेंसी प्रोसीजर है और एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पर आप शॉक अपनी मर्जी से कभी भी नहीं दे सकते हैं। कार्डियोवर्जन में आपको जो शॉक देना है, इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद द आर वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ द ईसीजी। ओके, सो कार्डियोवर्जन इज एन इलेक्टिव और इमरजेंसी प्रोसीजर। बेसिकली तो इलेक्टिव ही होता है, इमरजेंसी नहीं होता है। एक इलेक्टिव प्रोसीजर है इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोग्राम्ड फॉर सिंक्रोनाइज टू अकर विद द आर वेव। या तो आर वेव, मेनली आर वेव रहता है, इधर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो हम पेशेंट को शॉक देंगे वो हम ईसीजी की वेव्स देख के देंगे। जब आपको आर वेव दिखेगी तभी आपको पेशेंट को क्या देना है, शॉक देना है। और इट इज बेसिकली अ इलेक्टिव प्रोसीजर, ठीक है। कभी कभी हो सकता है इमरजेंसी हो, बट बेसिकली कैसा होता है, इलेक्टिव प्रोसीजर, ठीक है। मतलब टाइम डिसाइड होता है कि कब करना है। बट जो डिफिब्रिलेशन है वो क्या है, इमरजेंसी प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उस टाइम पे हम दे रहे हैं, ठीक है। सो वो एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन पे हम इस प्रोसीजर को यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशंस ऑफ कार्डियोवर्जन। किन किन कंडीशंस में हम कार्डियोवर्जन प्रोसीजर करते हैं। फर्स्ट वन इज एट्रियल फिब्रिलेशन, सेकंड वन इज एट्रियल फ्लटर, थर्ड वन इज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, फोर्थ वन इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद द पल्स। इन सभी कंडीशंस में हम कौन सा करते हैं, कार्डियोवर्जन प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्डियोवर्जन। 3 तरह से हम कार्डियोवर्जन प्रोसीजर करते हैं। फर्स्ट वन इज केमिकल कार्डियोवर्जन, second one is electrical cardioversion and the third one is internal cardioversion. So जो first है chemical cardioversion, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम जो रिदम है, जो अरिथमियास हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, केमिकल का यूज करके। केमिकल का यूज मतलब यहाँ पर हम मेडिकेशंस, जो एंटी अरिथमिक मेडिकेशंस हैं, उनका यूज करेंगे टू कन्वर्ट एबनॉर्मल रिदम इनटू नॉर्मल रिदम, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। इलेक्ट्रिकल मतलब यहाँ पर हम शॉक देके करेंगे, ठीक है, वही इलेक्ट्रोड का यूज करके, लेकिन इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद द आर वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ द ईसीजी वेव्स, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज इंटरनल। इंटरनल मतलब हमने क्या कर दिया है, इंटरनली प्लेस किया यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर्स या एपिकार्डियल वायर्स, इंटरनल पैडल्स अप्लाई टू एपिकार्डियम। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्डियोवर्जन, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंटरनल कार्डियोवर्जन. Now we will see the procedure of cardioversion. So patient preparation, पहले हम patient preparation करेंगे. Describe procedure to the patient. Make sure informed consent is obtained. As I have told that defibrillation is the emergency procedure. वहाँ पर हम consent नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हम पेशेंट की जान बचानी होती है. लेकिन ये एक तरह से इलेक्टिव प्रोसीजर है और एक तरह से इन्वेसिव प्रोसीजर भी है, क्योंकि यहाँ पे हम पेशेंट को क्या करते हैं, सिडेट करते हैं, ठीक है. सो हम यहाँ पर पेशेंट से क्या लेते हैं, कंसेंट लिया जाता है, ठीक है. जो डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर है वहां पर पेशेंट से कंसेंट नहीं लिया जाता. इस प्रोसीजर में हम पेशेंट से क्या लेते हैं, कंसेंट लेते हैं. विदहोल्ड ऑल फूड एंड फ्लूइड्स फॉर 6 to 12 hours बिफोर द प्रोसीजर. इफ कार्डियोवर्जन इज अर्जेंट, withhold food beginning as soon as possible. Then obtain a baseline 12-lead ECG, connect to pulse oximeter. If patient is awake, patient अगर मतलब जागा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको एनेस्थाइज या सिडेट करेंगे पेशेंट को. अगर पेशेंट मतलब कॉन्शियस है तब हमें उसे क्या करना है, एनेस्थीसिया देना है या तो सिडेट करना है, ठीक है. नाउ प्रोसीजर. Prepare patient and equipments. Ensure the patient has adequate monitoring and there is resuscitation. Check the patient rhythm. Turn on defibrillator. Select the ordered energy level, usually between 50 to 100 joules. मैंने आपको बताया था डिफिब्रिलेशन में हाई एनर्जी जूल एनर्जी जो यूज होती है, लेकिन कार्डियोवर्जन में हम कम जूल्स एनर्जी का यूज करते हैं. और वो कितनी रहती है, 50 to 100 जूल्स हम एनर्जी यूज करते हैं जब हम पेशेंट को शॉक डिलीवर करते हैं.
एक्टिवेट सिंक्रोनाइज मोड, कौन सा मोड एक्टिवेट कर देंगे? सिंक्रोनाइज, क्योंकि यहाँ पर हमें जो शॉक देना है वो कब देना है? जब ईसीजी में आर वेव्स प्रेजेंट होगी। देन चेक द मशीन इज सेंसिंग द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड आर वेव करेक्टली। आपको चेक करना है कि वो हमारी मशीन है वो सेंस कर पा रही है आर वेव को और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि उसी टाइम पे हमको पेशेंट को क्या डिलीवर करना है? शॉक डिलीवर करना है। प्लेस द पैडल्स ऑन द चेस्ट, और हम प्लेस कर देंगे किसको? पैडल्स को चेस्ट में। चार्ज द पैडल्स, चेक नो वन इज कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट और ट्रॉली एंड कॉल आउट स्टैंड क्लियर। इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने डिफिब्रिलेटर प्रोसीजर में किया था। आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, कोई भी पेशेंट के पास नहीं होगा। डिस्चार्ज द शॉक इफ कार्डियोवर्जन इज अनसक्सेसफुल, रिपीट द प्रोसीजर 3 और 4 टाइम्स, 3 से 4 बार आप रिपीट करोगे। इफ नॉर्मल रिदम इज रिस्टोर्ड, कंटिन्यू मॉनिटरिंग द पेशेंट एंड प्रोवाइड सप्लीमेंटल वेंटिलेशन। ठीक है। इफ कार्डियक रिदम चेंजेस टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, अगर जो कार्डियक रिदम है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर? पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चेंज हो जाती है जो कार्डियक रिदम है, तब हम स्विच ऑफ द मोड फ्रॉम सिंक्रोनाइज टू डिफिब्रिलेट। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम जो पेशेंट को शॉक दे रहे हैं वो डिफिब्रिलेटर से ही दे रहे हैं, तो हमको बस मोड चेंज कर देना है। ठीक है। अभी हमने सिंक्रोनाइज मोड किया हुआ था, हम कौन सा मोड कर देंगे? डिफिब्रिलेट मोड में उसको हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। सो दिस इज अबाउट द कार्डियो version. It is an elective procedure. Here we deliver less joule energy to the patient. Okay, and here we take informed consent from the patient. और ये सब हम इस प्रोसीजर में हमको ध्यान रखना है। ठीक है। एंड नाउ कार्डियोवर्जन वर्सेस डिफिब्रिलेशन, एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। जो कार्डियोवर्जन है वो क्या है? प्लान है प्रोसीजर, whereas डिफिब्रिलेशन इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर। जो कार्डियोवर्जन होता है वो एक सिंक्रोनाइज्ड शॉक होता है। सिंक्रोनाइज मतलब इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद द आर वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ द ईसीजी वेव्स। लेकिन जो आपका डिफिब्रिलेशन होता है वो अनसिंक्रोनाइज्ड या नॉन सिंक्रोनाइज्ड शॉक होता है, जहां पर आप कभी भी क्या कर सकते हो? शॉक डिलीवर कर सकते हो। ठीक है। गिवन इन इमरजेंट सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में दिया जाता है? इमरजेंसी। कौन से इंडिकेशंस क्या है कार्डियोवर्जन की? एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, एसवीटी, स्टेबल वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। ठीक है। लेकिन जो डिफिब्रिलेशन है उसमें क्या होता है? पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है। इसमें जो कार्डियोवर्जन में जो एनर्जी यूज होती है, लेस जूल एनर्जी होती है, जैसे दैट इज 50 to 200। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो हमने पीछे जो पढ़ा था 50 to 100 जूल्स एनर्जी, लेकिन वहीं पर डिफिब्रिलेशन में कितनी होती है? 200 to 360 जूल्स एनर्जी हम यूज करते हैं। ठीक है। और ये भी एक याद रखना है, इंडिकेशंस में डिफिब्रिलेशन में पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया था। अगर पल्स प्रेजेंट है और पेशेंट का वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है, तब हम पेशेंट में कौन सा प्रोसीजर करते हैं? कार्डियोवर्जन प्रोसीजर करते हैं। ये भी एक डिफरेंस है। अगर आपसे कभी एमसीक्यू में ये पूछा जाए, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पेशेंट को वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है विद पल्स, तो अब हम क्या करेंगे? डिफिब्रिलेशन देंगे या कार्डियोवर्जन? तो हम करेंगे कार्डियोवर्जन। ये पेशेंट इज हैविंग पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, तो अब हम क्या करेंगे? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ओके। So now what are the complications? Skin burns from the defibrillator paddles are the most common complication of डिफिब्रिलेशन। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर की, वो बेसिकली क्या है? स्किन बर्न्स। ठीक है। देन अदर रिस्क इंक्लूड इंजरी टू द हार्ट मसल, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स एंड ब्लड क्लॉट्स। ये चीजें भी हो सकती है। ठीक है। मायोकार्डियल नेक्रोसिस एंड मायोकार्डियल डिसफंक्शन। ठीक है। Then the fourth one is pulmonary edema. So these are the complications of defibrillation procedure. So now what are the nursing management of patients with cardioversion or defibrillation procedure? As a nurse, आप क्या कर सकते हो? अगर कोई पेशेंट है जिसमें डिफिब्रिलेशन या कार्डियोवर्जन प्रोसीजर किया जा रहा है, उस दौरान एज अ नर्सिंग आप क्या कर सकते हो? ठीक है। सो फर्स्ट, पैडल्स और पैड शुड बी प्लेस्ड सो दैट दे डू नॉट टच द पेशेंट्स क्लोथिंग or bed linen and are not near medication patches or in the direct flow of oxygen. जब आप पैड्स क्या कर रहे हो? प्लेस कर रहे हो, तो ये पेशेंट की क्लोथ्स को टच नहीं करना चाहिए, उसकी बेडशीट को, उसकी मेडिकेशन पैचेस को और ऑक्सीजन को। ठीक है। वुमेन विद लार्ज ब्रेस्ट शुड हैव द लेफ्ट पैड और पैडल प्लेस्ड अंडरनीथ और लेटरल टू द लेफ्ट ब्रेस्ट।
अगर जिनके लार्ज ब्रेस्ट है जिन वुमेन का, उनमें हमें क्या करना है, उसको लेटरली प्रेजेंट करना है बट बिलो दी ब्रेस्ट, ठीक है। थोड़ा नीचे करके हम क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं पैड को, ठीक है, इलेक्ट्रोड के पैड को। जब हमने प्लेसमेंट पढ़ी थी एंटीरियर लेटरल, तो लेटरल वाला जो है वो हमको थोड़ा नीचे करके हम प्लेस कर सकते हैं लेफ्ट साइड वाले को। During cardioversion, the monitor leads must be attached to the patient in order to set the defibrillator to the synchronized mode, ठीक है। जब हम कार्डियोवर्जन प्रोसीजर कर रहे हैं तब हमें डिफिब्रिलेटर के मोड को क्या कर देना है, सिंक्रोनाइज मोड कर देना है, क्योंकि इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद द आर वेव एंड क्यूरेस कॉम्प्लेक्स ऑफ द ईसीजी। और अगर हम कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, डिफिब्रिलेशन प्रोसीजर कर रहे हैं, तो अब हमको जो सिंक्रोनाइज मोड है उसको हम क्या कर देना है, डिफिब्रिलेट में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। When using paddles, 20 to 25 pound of pressure must be used in order to ensure good skin contact। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस को रोकने के लिए जो प्रेशर होना चाहिए इलेक्ट्रोड का, वो कितना होना चाहिए, 20 to 25 पाउंड। तो इतना प्रेशर हमको अप्लाई करना है। When it is time to defibrillate, whomever is delivering the charge should announce charging to prior to discharging, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को डिफिब्रिलेट कर रहे हैं, उस दौरान जब हम पेशेंट को शॉक डिलीवर कर रहे हैं, तो जो डिलीवर कर रहा है उसको मेंशन करना है कि वो कितना एनर्जी जूल जो है वो डिलीवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 200 जूल कर रहा है तो उसे बोलना है चार्जिंग टू 200 जूल्स, चार्जिंग टू 200 जूल्स, ऐसे बोल के फिर शॉक देना है, ठीक है। द डिलीवर्ड एनर्जी एंड रिजल्टिंग रिदम आर रिकॉर्डेड, उसको क्योंकि क्या करना रहेगा, डॉक्यूमेंट करना रहेगा। हमें मालूम है एज अ नर्सेस हमको जो भी हम प्रोसीजर करते हैं पेशेंट पे, उसको हमको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है। तो ये सब चीज आपको क्या करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है। सीपीआर इज इमीडिएटली रिज्यूम्ड आफ्टर द डिफिब्रिलेशन चार्ज इज डिलीवर्ड इफ एप्रोप्रिएट, स्टार्टिंग विद द चेस्ट compressions. Anti-arrhythmic medication is given as soon as possible after the rhythm check to facilitate a positive response to defibrillation। जैसे हमको लग रहा है कि पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है तो तुरंत आपको क्या देना है, पेशेंट को क्या स्टार्ट कर देना है, एंटी-अरिथमिक मेडिकेशन को। आफ्टर द इवेंट इज कंप्लीट, द स्किन अंडर द पैड्स और पैडल्स इज इंस्पेक्टेड फॉर द बर्न्स, कहीं बर्न इंजरी तो नहीं हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेशन एंड कार्डियोवर्जन। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा कुछ समझ आया होगा। मैंने कोशिश की कि मैं आपको हर एक एस्पेक्ट के बारे में बता पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।